स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में लास्ट टाइम रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन लिखे थे आई गेस. ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन दोनों हो गया था, रिजल्ट्स बाकी है. चलो तो हम लोग पढ़ रहे थे रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. इसमें हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन वो सब लिख के हो गए थे. ठीक है. नाउ टुडे विल स्टार्ट विद रिजल्ट्स. रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट क्या थे. ठीक है. तो फर्स्ट रिजल्ट इज कि रदरफोर्ड गिव अस द साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड साइज ऑफ एटम. ठीक है. ध्यान देंगे. रेडियस ऑफ एटम is in the range of 10 raised to minus 10 मीटर. ठीक है. 10 raised to minus 10 मीटर, इसके लिए एक स्पेसिफिक नाम है 1 एंगस्ट्रॉम. ये पढ़ा है तुम लोगों ने. ओके. तो ये इस यूनिट का मीनिंग होता है एंगस्ट्रॉम. ठीक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम? इट इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? 10 raised to minus 10 मीटर. And radius of nucleus is 10 raised to minus 15 मीटर. ठीक है. 10 raised to minus 15 मतलब कितना? ओके. तो 10 raised to minus 15 को हम लोग बोलते हैं 1 फेम्टो. तो 1 फेम्टो मीटर. ठीक है. जरा ध्यान देंगे, ये फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा. मैं एक बार तुम लोगों को रिवाइज कर देता हूँ. देखो भाई, यूनिट कन्वर्जन. ठीक है. 1 सेंटी मिली डेसी. हाँ, 1 डेसीमीटर. ठीक है. डेसी का मीनिंग, डेसी मतलब ओके नहीं पता. ओके. देखो भाई, बेसिक यूनिट क्या है? 1 मीटर. 1 किलोमीटर क्या होगा? 1000. ये सबको पता है. ओके. तो ध्यान दो, इसमें ये वर्ड बनेंगे 1K. ठीक है. ये तुम लोग जनरली यूज भी करते हो. K मतलब 1000. ठीक है. 1000 मतलब 10 raised to 3. समझे? तो 1 km मतलब 10 raised to 3 मीटर. ठीक है. 1 मेगा, कैपिटल है ना, 1 मेगा इसका मीनिंग. ओके. मेगा मतलब 10 raised to 6. ठीक है. तुम लोगों ने MB सुना है? MB 1 MB 2 MB 10 MB. ठीक है. स्टोरेज के लिए यूज करते हैं. तो दैट मेगा मीन्स व्हाट? मेगाबाइट. उसका फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट. एंड 1 मेगा मीन्स 10 raised to 6. MB के बाद क्या आता है? GB. तो 1G, G मतलब, हाँ, तो GB का फुल फॉर्म गीगाबाइट. तो 1 गीगा इज 10 raised to 9. समझ में आ रहा है? देखो भाई, ये K जो है वो kg के लिए भी यूज हो सकता है. तो 1 kg, इसमें K का मीनिंग क्या होगा? 10,000 या 1000 या फिर 10 raised to 3. 1 मेगाग्राम मतलब 10 raised to 6 ग्राम. 1 गीगाग्राम मतलब 10 raised to 9 ग्राम. समझ में आ रहा है? जीबी के बाद क्या आता है? टीबी. टीबी का फुल फॉर्म टेराबाइट. तो उसके बाद टेरा आता है. तो 1 टेराबाइट या फिर 1 टेरा इज इक्वल टू हाउ मच? 10 raised to 3 से बढ़ रहा है ना भाई, 10 raised to 12. समझ में आ रहा है? बट उतना ऊपर हम लोग केमिस्ट्री में जाते नहीं, हम लोग नीचे जाते हैं. ठीक है. तो सबसे, हाँ, इसके बीच में भी आता है. मतलब एक आता है 1D, कैपिटल D. ठीक है. 1 डेका. डेका मतलब 1 डेका. अबे डेका नाम में ही है 10 ना. तो डेका मतलब 10 raised to 1 या फिर 10. ठीक है. बट अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं. नीचे मतलब कम करते जा रहे हैं. ठीक है. वैसे एक आता है 1 डेसी. मैं अभी पूरा लिख रहा हूँ. 1 डेसी, इसको लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं D. तो 1 डेसी कितना होगा?
10⁻⁻1। अब हम लोग कम होते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? पहले प्लस में जा रहे थे, कैपिटल आएंगे तो ऊपर बढ़ते जाएंगे, प्लस में रहेंगे, अब नीचे जाएंगे तो माइनस में जाएंगे। 1 सेंटी इज इक्वल टू हाउ मच? हाँ, 10⁻²। तुम लोगों ने सेंटीमीटर पढ़ा है? सेंटीमीटर ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर पढ़ा है तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा होगा। ओके, 1 मिली मतलब 1 मिली को दिखाने के लिए एक छोटा m यूज करते। देखो भाई, मेगा के लिए कैपिटल M था, यहाँ पे छोटा m है, ठीक है। 10⁻³ 1 माइक्रो के लिए सिंबल यूज होता है म्यू, तो माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। अब 3 से वापस बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है 1 नैनो, ठीक है, स्मॉल n 10⁻⁻9। 1 पीको, उसके बाद आता है पीको, स्मॉल p इज इक्वल टू 10⁻⁻। 1 फेम्टो, 10⁻⁻, 1 फेम्टो को 1f 10⁻⁻15, समझे? तो देखो यहाँ पे 10⁻⁻15 मीटर था, एंड 10⁻⁻15 इज नथिंग बट 1 फेम्टो, 1f, तो 1 फेम्टोमीटर। कुछ समझे? अगर 10⁻⁻12 मीटर रहते तो क्या लिखते? 1 पिकोमीटर। 10⁻⁻9 को क्या लिखेंगे? 1 नैनोमीटर। 10⁻⁻6 मीटर को क्या लिखेंगे? 1 माइक्रोमीटर, समझे? अब वैसे ही 10⁻⁻6 ग्राम अगर दे दिया तो 1 माइक्रोग्राम। ये समझ में आ रहा है कुछ? वो ग्राम एंड ऑल वो सब यूनिट्स है, बट ये माइक्रो, फेम्टो, पीको, इन सब के लिए नंबर्स हैं। फॉलोड? ओके। या फिर 1 kg, तो वो है 1 kg तो बहुत बार लिखा है ना, 1000 ग्राम्स, तो 1 k मतलब 10⁻³ किधर गया? 1 k मतलब 10⁻³, समझा? ओके, तो इसमें कोई दिक्कत? अब ये नंबर वैसे समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना, मतलब 10⁻, मतलब ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं 10⁻10 -15, ठीक है। तो इधर हम लोग ये क्वेश्चन लेंगे सो दैट हम लोग ये समझ पाए, ठीक है। क्वेश्चन इज इफ size of nucleus becomes 1 centimeter, then what will be the size of atom? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ओके। ओरिजिनल साइज कितनी है न्यूक्लियस की? 10⁻⁻15, ओके। 10⁻⁻15 क्या? मीटर। वो कितना बन गया बोला है? ओके, 1 सेंटीमीटर। तो फिर बाद में किसकी साइज पूछ रहे हैं? तो ओरिजिनल एटम की साइज कितनी है? बोला भाई जल्दी। 10⁻⁻10 मीटर। तो तब एटम की साइज कितनी होगी? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ऐसे टाइम पे हम लोग यूज करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पढ़ा है तुम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? ये मेथड पढ़ी है सबने? तो देखो भाई, ये यहाँ पे इस चीज को हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो इधर निकालने के लिए ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे डिवाइड होगा, समझे? ओके। तो अब ऐसा डिवीजन करने के बाद कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻10 मीटर अपॉन नीचे क्या आ रहा है? 10⁻⁻15 मीटर। अब देखो मीटर मीटर कैंसिल आउट हो रहा है, मीटर मीटर कैंसिल आउट हो गया। 10⁻⁻15 ऊपर जाएगा तो 10⁻+15 बनेगा। 10⁻⁻10 + 15 कितना आएगा? 10⁻5। तो इट इज बिकमिंग 1 इंटू 10⁻5। यूनिट क्या बच गया? सेंटीमीटर। ओके। 10⁻5 मतलब कितने जीरो? 5 जीरो। ओके,
सेंटीमीटर, इसमें कोई दिक्कत? अब अगर मुझे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 सेंटी इज इक्वल टू, अरे लिखा है वहां पे देखो ना, 10⁻²। तो यहाँ पे मुझे 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10⁻² और यहाँ पे 10⁵ है तो 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, समझे कुछ? तो क्या बनेगा? 1000 डायरेक्ट लिख दो, सबको पता ही है ना। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 के 2 0 निकाल दिए, तो क्या बन रहा है? 1000 मीटर, सेंटी से मल्टीप्लाई कर दिया। 1000 मतलब क्या रहता है? किलोमीटर, ये तो तुम लोगों को याद ही हो गया है, बट वो 1000 मतलब 1 के रहता है, ये याद रखना। 1 के तो 1 km, 1 किलोमीटर, ठीक है? तो विच इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ओके, अब ध्यान दो भाई, तो न्यूक्लियस की साइज कितनी बनाई थी हम लोगों ने? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का गोला इतना पकड़ लू, थोड़ा बड़ा ही है बट स्टिल ना, न्यूक्लियस इतना कर दिया 1 सेंटीमीटर, तो एटम कितना बड़ा हो जाएगा? 1 किलोमीटर। समझ पा रहे हो? ओके, अब मुझे बताओ तो एटम के कोने पे कौन घूमेगा? इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो अगर न्यूक्लियस 1 सेंटीमीटर का है तो इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेगा? 1 किलोमीटर दूर रहेगा। फॉलोड, मतलब अगर न्यूक्लियस यहां पे है 1 सेंटीमीटर वाला, तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन उधर किधर सांता क्रूज में घूम रहा होगा एंड इधर किधर अंधेरी में चला गया रहेगा। फॉलोड। एंड अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि तुम्हें, बाय द वे रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट सबको याद है पक्का? तो अगर मैं तुम लोगों को बोलूं, तुम लोगों को मैंने किधर ऐसे गोरेगांव में खड़ा कर दिया, ठीक है, एंड उधर से मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोगों को ऐसे 10,000 मैंने पत्थर दे दिए एंड बोल रहा हूँ इधर मारना है, समझ में आ रहा है? देख बे, 1 किलोमीटर उधर 1 किलोमीटर उधर, कुछ है क्या बीच में? पूरा क्या है? एम्प्टी स्पेस है। एंड तुम लोगों को यहाँ पे वो स्टोन्स थ्रो करके मारना है, कर पाओगे क्या? कितने स्टोन्स लगेंगे, क्या लगता है? 10,000 में से कुछ लग पाएंगे? गलती से एक आधा लग गया तो लग गया, बट बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे? डायरेक्ट पास हो जाएंगे। अरे समझ में आ रहा है कुछ ना? तो रदरफोर्ड भी वही कर रहा था। रदरफोर्ड क्या कर रहे थे? रदरफोर्ड न्यूक्लियस के ऊपर क्या फेंक के मार रहे थे? हाँ, अल्फा पार्टिकल फेंक के मार रहे थे। रिवीजन करके आए हो ना सब जन? तो रदरफोर्ड न्यूक्लियस के ऊपर अल्फा पार्टिकल फेंक के मार रहे थे, बट न्यूक्लियस इतना है तो 1 किलोमीटर बीच में कुछ है क्या? नहीं है। तो ऑलमोस्ट सारे अल्फा पार्टिकल कैसे जाएंगे? स्ट्रेट अवे पास हो जाएंगे। कुछ समझ पा रहे हो? तुम लोगों ने स्कूल में तो पढ़ा होगा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है? सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट अवे पास हो जाते हैं, ठीक है? तो यहां पर एटम में, मतलब ये एक्सपेरिमेंट है या फिर ये क्वेश्चन से हम लोगों को क्या पता चल रहा है? एटम इज ऑलमोस्ट मेड अप ऑफ एम्प्टी स्पेस ना बे। 1 किलोमीटर के बीच में एम्प्टी स्पेस है, बीच में 1 सेंटीमीटर का कुछ तो रहेगा, बाकी कुछ रहने वाला है क्या? फॉलोड। ओके, ये लिख दो। तुम लोग मेरे साथ थोड़ा थोड़ा लिखा करो। बोलो। यस, चलो हो गया होगा। नाउ सेकंड थिंग, सेकंड इन्होंने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट एटम्स, ठीक है? फॉर्मूला इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस Rn इज इक्वल टू R0 इंटू a⁻⁴, ठीक है? चलो यस, ओवर हियर Rn क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। R0 इट इज अ कांस्टेंट, ठीक है? इसकी वैल्यू एग्जाम में दी हुई रहती है, तुम लोगों को मतलब फिगर आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड ओवर हियर कांस्टेंट इज इन द रेंज ऑफ 1.1 इंटू 10⁻⁻15 टू 1.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है? इनमें से मतलब इसके बीच में किधर तो वैल्यू रहती है जो तुम लोगों को एग्जाम में दी हुई रहेगी, ठीक है? एंड ए इज एटॉमिक, बताओ भाई एटॉमिक क्या रहता है? मास या नंबर? तो ए इज एटॉमिक मास, Z एटॉमिक नंबर के लिए यूज होता है, ए एटॉमिक मास के लिए यूज होता है। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये फॉर्मूला उन्होंने दिया एंड नाउ लेट्स यूज दिस फॉर्मूला। क्वेश्चन,
फाइंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ AL 1327। अब मुझे बताओ इसमें एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कौन सा है, 13 है या 27 है? 13। नीचे वाला नंबर जो है वो हमेशा एटॉमिक नंबर रहता है, ऊपर वाला एटॉमिक मास, ठीक है। एंड रेज टू 1/3 का मीनिंग क्या रहता है? हाँ क्या? नहीं क्या? अरे ये रेज टू 1/3 ऐसा कुछ देखा है तुम लोगों ने कभी? हाँ किसी ने तो, कोई तो करेक्ट बोल रहा है, मुझे सब है? अब नहीं देखा है, ओके। तो नहीं देखा होगा तो मुझे बताया करो, ऐसी चीज है। अब ध्यान दो, क्यूब रूट, हाँ क्यूब रूट, ठीक है। तो ध्यान दो भाई, अगर समथिंग रेज टू 1/2 है तो उसका मीनिंग रहता है रूट। अगर समथिंग रेज टू 1/3 है तो उसका मीनिंग रहता है क्यूब रूट। अगर एनीथिंग रेज टू 1/4 होगा तो उसका मीनिंग होता है फोर्थ रूट। समझ में आ रहा है? ठीक है। रेज टू 2 रहेगा तो स्क्वायर करते हैं, रेज टू 3 रहेगा तो क्यूब करते हैं, रेज टू 1/2 या फिर 1/3 रहेगा तो स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट, ठीक है। तो यहाँ पे 27 का क्यूब रूट लेना है। व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 27? इतना आता है सबको? ओके। गिवन दैट आर नॉट इज, ये एग्जाम में दिया रहेगा, आर नॉट इज 1.33 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। करो ये सॉल्व। और एक चीज 1.33 कैन बी टेकन एज 4/3, ठीक है। 1.33 को 4/3 करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो आया आंसर सबको? कितना आ रहा है? आ गया 4 × 10⁻15। अरे सॉल्व किया क्या? ठीक है, ओके। तो ओवर हियर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू R0 इंटू क्यूब रूट ऑफ A, ठीक है, विच इज गिवन एज 4/3 इंटू 10⁻⁻15 इंटू क्यूब रूट ऑफ 27 which becomes 4/3 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 3 कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या बच रहा है? 4 इंटू 10⁻⁻15। यूनिट क्या आएगा? मीटर, ठीक है। एंड अगर एफ के फॉर्म में लिखना है तो 4 फेम्टोमीटर, बिकॉज 10⁻⁻15 इज फेम्टो, तो 4 फेम्टोमीटर। समझ पा रहे हो? ओके नेक्स्ट। अब इसके बाद हेडिंग लिखेंगे लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स थियरी, ठीक है। हेडिंग लिखेंगे लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स थियरी, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो पहली बात, रदरफोर्ड ने हम लोगों को क्या बताया कि ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन है, एंड ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, बराबर। इसमें कोई दिक्कत? ओके। बट फिर बाद में लोगों ने पूछा, देखो अगर मैं किसी चीज को ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दूं तो जिंदगी भर घूमते रहेगी क्या? नहीं, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाती है? रुक जाती है ना। मतलब अगर मैं एक कोई टॉप या फिर बेब्लेड घुमाऊं तो वो जिंदगी भर घूमते रहेगी क्या? नहीं, वो एक टाइम के बाद रुक जाता है। तो वैसे ये इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होनी चाहिए। स्पीड अगर कम होगी तो ये ऐसे थोड़ा सा अंदर घुस जाएगा, वापस एक रिवॉल्यूशन करेगा, बट धीरे धीरे वो अंदर घुसते जाएगा, एंड एक पॉइंट के बाद वो क्या हो जाएगा? एटम के, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। ये समझ पा रहे हो? पक्का? ओके। तो लोगों ने उसको वही पूछा कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी लूज भी होनी चाहिए, एंड एनर्जी लूज होते होते वो कहाँ पे घुस जाना चाहिए? न्यूक्लियस के अंदर घुस जाना चाहिए। घुसता है क्या? नहीं घुसता। ऐसे हो गया तो चलेगा? बिल्कुल नहीं चलता। समझ में आ रहा है? एटम मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, तो दिस इज लिमिटेशन नंबर 1। लिखना स्टार्ट करो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू
मैक्सवेल्स थियरी, मैक्सवेल MAXWELL, मैक्सवेल्स थियरी of electromagnetic radiation, according to Maxwell's theory of electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation, Maxwell's theory of electromagnetic radiation, a revolving charge particle, a revolving charge particle radiates energy, a revolving charge particle radiates energy, and because of which electron should follow a spiral path. इलेक्ट्रॉन को भी E माइनस ऐसे लिखने की हैबिट डाल दो. इलेक्ट्रॉन should follow a spiral path, and collide inside the nucleus, electron should follow a spiral path and collide inside the nucleus. ठीक है, वो डायग्राम बना लेना. तो ऐसे होता है क्या? बट नहीं होता. ठीक है, तो ये लिमिटेशन है. रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है. लिख दो. पॉइंट नंबर 2, रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के एकदम क्लोज ऐसे लेकर एटम के एज तक, कहीं पर भी हो सकता है बोला है. समझ में आ रहा है? उन्होंने ऐसे स्पेसिफिक बोला है कि इलेक्ट्रॉन इतने डिस्टेंस पे रहेगा, उतने डिस्टेंस पे रहेगा नहीं. ठीक है, और ये करेक्ट है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे किधर भी पड़ा रह सकता है क्या? नहीं. क्या होता है, अगर वो न्यूक्लियस के बहुत नजदीक चला गया तो न्यूक्लियस तो प्लस यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन खींच के अंदर ले लेगा. समझ में आ रहा है? ओके, तो लिखो पॉइंट नंबर 2. ठीक है, ये डायग्राम बनानी थी. पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन around the nucleus, was not specified. Position of electron around the nucleus was not specified. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, ये रदरफोर्ड के थियरी के लिमिटेशन थे. पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज नॉट स्पेसिफाइड अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, अब ये रदरफोर्ड के थियरी के लिमिटेशन थे. इन्हें ओवरकम करने के लिए कौन आया? रदरफोर्ड के बाद कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने, देखो वापस एक बार मैं तुम लोगों को याद दिलाता हूँ. ठीक है, ये वो डायग्राम दूसरी वाली बनानी थी. ओके, अब सबसे पहले हम लोगों को एटम के बारे में किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था. बट डाल्टन के थियरी में बहुत सारे लिमिटेशन आ गए. क्यों आ गए? बिकॉज हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वो सब ढूंढा. एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऐसे कुछ है, ऐसे डाल्टन ने बताया था क्या? डाल्टन ने क्या बताया था? एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल. बराबर. तो एटम से छोटा कुछ नहीं है, ऐसे डाल्टन ने बताया. बट हम लोगों को बाद में पता चला एटम से छोटी भी चीजें हैं. सबसे पहले क्या पता चला? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जे थॉमसन. ठीक है, अब उसके बाद फिर बाद में न्यूक्लियस की डिस्कवरी, न्यूक्लियस नहीं, क्या बोलते हैं उसको, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई. प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? गोल्डस्टीन. ठीक है, गोल्डस्टीन करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने की. फिर बाद में बहुत सालों के बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई. न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? चैडविक ने की. समझ में आ रहा है? अब ये तीनों चीजें एटम के अंदर किधर कैसे प्रेजेंट है वो हम लोगों को पता था क्या? नहीं. समझ में आ रहा है? फिर बाद में हम लोगों को एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया कि एटम के अंदर प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज, वो सेंटर में है, जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं. न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? रदरफोर्ड. समझ में आ रहा है? एंड उन्होंने क्या बोला? न्यूक्लियस एटम के सेंटर में, अभी पेज चेंज कर दिया मैंने, न्यूक्लियस एटम के सेंटर में रहता है और उसके आजू बाजू में. समझ में आ रहा है? बट उनके थियरी में भी एक लिमिटेशन आ गया कि वो घूमने वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे धीरे धीरे अंदर घुस जाना चाहिए. घुसता है क्या? नहीं घुसता. तो वो क्यों नहीं घुसता, ये बताने के लिए रदरफोर्ड के बाद और एक साइंटिस्ट है जो तुम लोगों ने स्कूल में पढ़े हो, नील बोर्स.
ठीक है। तो रदरफोर्ड थियरी के बाद हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं, बोर्स थियरी। ये तुम लोगों को पैटर्न समझ में आ रहा है पक्का? जो लोग लास्ट लेक्चर नहीं थे, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग होती है मतलब, ठीक है, तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, मतलब बहुत कुछ ऐसे पढ़ाया नहीं है, थियरी ही है, ठीक है, तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगी रिकॉर्डिंग देख के। अगर कुछ न्यूमेरिकल रहता तो बात अलग थी। ओके, तो रिगार्डिंग बोर्स थियरी, अब ध्यान दो, बोर्स थियरी के पहले हम लोगों को ना बहुत सारा फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये सेम चैप्टर फिजिक्स में भी आता है। फिजिक्स में लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई करके एक चैप्टर है, ठीक है। उसमें तुम लोग ये सेम चीज़ें, मतलब अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सब कुछ वापस पढ़ोगे, ठीक है। तो अब तो सेम, मतलब बोर्स थियरी पढ़ने से पहले बहुत सारा फिजिक्स आना चाहिए, इसलिए फिजिक्स में ये चैप्टर एकदम लास्ट में पढ़ाते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली केमिस्ट्री में पहला ही चैप्टर आ जाता है, हम लोग इसके ये नहीं पढ़ेंगे तो आगे कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री का ये बेसिस है। तो अब थोड़ा सा जो फिजिक्स रिक्वायर्ड रहेगा वो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसमें मतलब ज्यादा अंदर नहीं घुसने वाले, ऊपर ऊपर से, मतलब जो जितना रिक्वायर्ड है थियरी के लिए उतना समझ में आ रहा है। ओके, उसके पहले बोर्स थियरी के पहले थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट जो भी हम लोगों के इस चैप्टर में लगने वाला है, थोड़ा सा बेसिस ऑफ केमिस्ट्री भी, फिजिकल केमिस्ट्री में। अब हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। ये सब अभी मतलब फिजिक्स में तुम लोग वापस पढ़ोगे, ठीक है, जो मैं ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। पॉइंट नंबर 1, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्या लगता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड? या फिर क्वांटाइज्ड ये कौन से वर्ड के साथ मैच कर रहा है? क्वांटिटी, समझ में आ रहा है? तो चार्ज एक फिक्स क्वांटिटी है, उसकी एक फिक्स क्वांटिटी है, एंड स्मॉलेस्ट चार्ज क्या रहता है? तो स्मॉलेस्ट चार्ज रहता है 1e। 1e मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। दुनिया में सबसे छोटा चार्ज ये पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन? 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
ओके ये लिख दो, मैं आया। कोई लड़ाई नहीं। हाँ है ना सर, ये लो ना सर, बच्चे ठंडा हो गया क्या? हाँ हाँ ओके नेक्स्ट। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 2, चार्ज हैज टू टाइप्स। चार्ज हैज टू टाइप्स। टू टाइप्स कौन से डाटा के चार्ज रहते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है लिखो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्ज हैज टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉइंट नंबर 3, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स, ठीक है आगे कंटिन्यू करो। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स एंड लाइक चार्जेस रिपेल्स। Opposite charges attracts and like charges repels. Point number 4, opposite charges attracts and like charges repels. Point number 4, the force of attraction between two charged particles. The force of attraction between two charged particles is given by Coulomb's law. The force of attraction between two charged particles is given by Coulomb's law. ठीक है, is given by Coulomb's law. The force of attraction between two charged particles is given by Coulomb's law. ठीक है, अब
एक्चुअली इसकी कुछ डेरिवेशन नहीं है, ये ऑब्जर्व्ड फॉर्मूला है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू आया हुआ फॉर्मूला है, तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान देंगे जरा। तो देखो, लेट अस से मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, Q1 Q2। Q1 का चार्ज है -1e एंड Q2 का चार्ज है +1e, एंड इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो है r, ठीक है। अब इतने ही डिस्टेंस r पे मेरे पास और दो चार्ज पार्टिकल्स है, सेम डिस्टेंस आ रहा, Q3 एंड Q4। Q3 का चार्ज है -5e एंड Q4 का चार्ज है +5e। ये समझ आ रहा है? Which of them will have higher force of attraction? ये दोनों अट्रैक्ट होंगे वो बताने की जरूरत नहीं है ना मुझे। Which of them will have higher force of attraction? Q1 Q2 या Q3 Q4? Q3 Q4, ये सबको समझ में आता है इतना? क्यों में Q3 Q4 का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा क्यों रहेगा? क्योंकि चार्ज ज्यादा है। ओके, अब ध्यान देंगे। फिर बाद में हम लोगों ने इन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेजर किया। मतलब देख भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेजर करना एकदम सिंपल है। इसके अंदर लेट से कि दो मैग्नेट है, ये ऐसे ये ऐसे चिपका, मैंने इसे निकालने के लिए इसके ऊपर मतलब वजन रखा। लेट से इसे निकालने के लिए मुझे 1 किलोग्राम लगा, तो इसके बीच में 1 किलोग्राम तक के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। 1 किलोग्राम को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मतलब मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ m इंटू जी, ये स्कूल में पढ़ा होगा, उतना अंदर नहीं घुस रहे। बट इसको निकालने के लिए कितना लगा? 1 किलोग्राम। बाद में मैंने इसके अंदर के मैग्नेट रिप्लेस कर दिए, दो मैग्नेट थे। अब दूसरे जो मैग्नेट है ना, डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली यूज की। समझ में आ रहा है? मतलब डबल पावरफुल, दो मैग्नेट बट उनकी स्ट्रेंथ अभी डबल कर दी, दो मैग्नेट्स एंड लगा दिया। क्या लगता है कितना किलोग्राम लगेगा इसको निकालने के लिए? हाँ, 2 किलोग्राम लग सकता है। और किसी को दूसरा आंसर देना है? तो मैंने 2 किलोग्राम लगा के देखा, नहीं निकल रहा है। फिर हाँ, यस, तो वापस जब ट्राई किया तो 3 से भी नहीं हो रहा है बट 4 से हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो क्या हो रहा है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डबल किया, ठीक है। दो मैग्नेट थे, पहले जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसके कंपैरिजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डबल किया, तो किलोग्राम कितने लग रहे हैं अभी? मास 4 किलोग्राम लग रहा है। मतलब क्या हो रहा है, देखो भाई, मेरे पास एक मैग्नेट 1 था, एक मैग्नेट 2 था, दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डबल किया था ना भाई, तो क्या हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? कितने टाइम्स हो रहा है? 4 टाइम्स हो रहा है। मतलब ये दोनों की स्ट्रेंथ जो है उन दोनों का क्या करना पड़ रहा है? मल्टीप्लीकेशन। सेम वे हम लोगों ने यहां पे भी ट्राई किया। जब एक एक का चार्ज था तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेटर से 1 या फिर x आया। फिर +5 और -5 का जब चार्ज था तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा तो ओरिजिनल के कंपैरिजन में वो 25 टाइम्स था। समझ पा रहे हो? ओरिजिनल के कंपैरिजन में 25 टाइम्स हो रहा है। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या हो रहा है? Q1 और Q2 का फॉलोड। पक्का? ये इसकी कोई डेरिवेशन है क्या? ये एक ऑब्जर्व फॉर्मूला है, फंडामेंटल फॉर्मूलाज बोलते हैं इनको। समझ में आ रहा है? तो वी कैन राइट दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। समझा ना? मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये दोनों की देखो एडिशन भी हो सकता था ना भाई, 1 + 1 2, 5 + 5 10, मतलब 5 टाइम्स हो सकता था। बट 5 टाइम्स हो रहा है क्या? वो कितने टाइम्स हो रहा है? 25 टाइम्स। 25 टाइम्स होने का रीजन क्या है? मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। फॉलोड फर्स्ट पॉइंट। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये जो डिस्टेंस है r, इसे 2r कर दिया। समझे? एंड चार्ज जो है वो सेम रखा, Q3 -5e एंड Q4 +5e, ठीक है। बट डिस्टेंस क्या किया? डबल किया। अब क्या लगता है डिस्टेंस डबल करने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए? डबल, ट्रिपल, कितना होना चाहिए? क्या लगता है? डबल होना चाहिए। वैसे मतलब लगने से तो डबल ही लगेगा, बराबर है कि नहीं? फिर बाद में हम लोगों ने वही सेम चीज की, ठीक है। लेट अस से +5 -5, इनको ऐसे चिपका दिया हम लोगों ने, एक दूसरे को कनेक्ट किया एंड इनको निकालने के लिए 1 किलोग्राम लगा। 1 किलोग्राम नहीं लेते,
8 किलोग्राम लगा, तुम लोगों को समझने में थोड़ा इजी रहेगा। कितना लग रहा है? 8। किसके लिए? +5 और -5 के लिए। फिर बाद में इनको थोड़ा सा दूर लेके गए एंड फिर बाद में इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए कितना किलोग्राम लग रहा है वो चेक किया, फॉलोड। एंड फिर पता चला, हाँ तो क्या लगता है भाई, इनको डबल मतलब डिस्टेंस डबल करने से पहले 8 किलोग्राम लग रहा था, अब कितना लगना चाहिए? 4 लगना चाहिए। बट जब चेक किया तो पता चल रहा है कि 2 किलोग्राम लग रहा है। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने से कम हुआ? हाँ 4 टाइम्स कम हुआ। ये देख समझ में आ रहा है? मतलब इनिशियली अगर इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा था x, तो अभी डिस्टेंस डबल करने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया x/4, 4 टाइम्स कम हुआ, समझे? फिर बाद में हम लोगों ने इसका डिस्टेंस ट्रिपल करके देखा, 3r, ठीक है। 3r करने से पता चल रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बन रहा है, यहाँ पे नीचे लिख देता हूं, हाँ 9 टाइम्स, सही बोला, कोई भी बोल रहे हो। तो इसको ट्रिपल करने से, डिस्टेंस 3r करने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है x/9, followed? So what is the relationship between force of attraction and distance r? Square, inversely proportional to square of it, followed? तो from this observation we can say that again, ये इसकी डेरिवेशन नहीं है, ये फंडामेंटल रूल है, लॉ है, and force of attraction is inversely proportional to r², समझे? And now by combining these two observations, we can say that force of attraction is equal to, is directly proportional to Q1 Q2 by r²। प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए क्या यूज किया जाता है? कांस्टेंट। तो यहां पे हम लोगों का फॉर्मूला बन जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू K Q1 Q2 by r²। ये फॉर्मूला समझा? ओके, मुझे बताओ ये ऐसा, हाँ तो दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज कूलम्स लॉ। ऐसा और एक और फॉर्मूला तुम लोगों ने देखा है, कहाँ पे देखा है? यस, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। वो क्या था? G m1 m2 by r², याद है? एंड ये क्या है? K Q1 Q2 by r²। वहां पे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालते हैं, समझ में आ रहा है? बट दोनों के दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एंड दोनों के दोनों नेचुरली अकरिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? फिजिक्स में तुम लोग मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी निकालोगे, उसके लिए भी सारा सेम फॉर्मूला आने वाला है। सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला सेम रहता है, बस वो जो टर्म्स है ना वो चेंज हो जाती है। फॉलोड? पक्का लिख दो। तो तुम लोगों को अभी भी ठंड लग रही है क्या? मतलब नहीं ना? ओके, हाँ हाँ, ये मतलब इसमें डायग्राम जो बनानी है वो तुम्हारे ऊपर है। मतलब मेन तो लॉ है, वो लाल लाल में लिखा है ना मैंने, वो उतना ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी डायग्राम्स तुम्हारे हिसाब से तुम लोग बना सकते हो, ठीक है? ओके, कूलम्स लॉ में कोई दिक्कत? ये मुझे सिर्फ एक डेरिवेशन में लगने वाला है, बाकी इसके न्यूमेरिकल्स एंड ऑल वो तुम लोग फिजिक्स में करोगे। इसके न्यूमेरिकल्स हम लोगों के वो नहीं है, सिर्फ केमिस्ट्री के डेरिवेशन में आता है, और अगर वो पता ही ना हो तो मतलब वो रटने में मजा नहीं आती ना, इसलिए मैंने बता दिया थोड़ा ऊपर से। ओके, नेक्स्ट। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन देते नहीं बैठने वाला हुआ। 5th पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 चार्ज्ड पार्टिकल्स। चलो तुम लोग मुझे बताओ क्या लगता है? Q1 Q2 इधर समझे ना, एक मिनट। Q1 Q2 एंड Q3 Q4, ये दोनों पहले वाले, किसमें ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है? ओके, तुम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी पहली बात मतलब पता है क्या रहती है? पक्का ना? मतलब ये अगर मुझे इसको देखो, इसको अगर इधर चिपकने से रोकना है, ये चिपकने की कोशिश कर रहा है, बट इसको अगर मुझे रोकना है तो इसे रोके रखने के लिए जो एनर्जी मुझे लगानी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है? उसमें उतनी पोटेंशियल एनर्जी मैं छोड़ दूंगा तो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, चिपक जाएगा, समझे? तो दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो कौन से दो चार्जेस को मुझे पकड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? Q1 Q2 या Q3 Q4?
Q3 Q4 बिकॉज उन दोनों में ज्यादा अट्रैक्शन है, ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो उनमें ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। समझ में आ रहा है? तो सेम, अभी डायग्राम वायग्राम नहीं बना रहा हूं मैं, तो सेम पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ठीक है, अब मुझे बताओ किसमें ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, डिस्टेंस r वाले में या डिस्टेंस 2r वाले में? हाँ, डिस्टेंस r वाले में, बराबर ना बे। अगर ये क्लोज है मतलब देखो यहाँ पे मुझे कुछ ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी क्या? नहीं, बट जैसे डिस्टेंस कम होगा तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो पोटेंशियल एनर्जी हायर डिस्टेंस पे ज्यादा रहेगी या लोअर डिस्टेंस पे? तो पोटेंशियल एंड डिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड अगेन ये भी ऑब्जर्व्ड लॉ है, ठीक है। एंड फिर बाद में हम लोगों ने जब ऑब्जर्वेशन देखा तो पता चल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, वेयर आर इज डिस्टेंस। ठीक है, तो जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हुआ, के Q1 Q2 बाय आर। चलेगा क्या ना, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर। एंड फिर प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? के। एंड दिस के एंड अबव के, दोनों के दोनों के सेम टू सेम है। एंड यहाँ पे इस के की वैल्यू रहती है, ध्यान देना पे, ये बहुत पुराने जमाने की चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस के की वैल्यू हम लोग यूज करते हैं 1। क्या यूज करते हैं? ये 1 जो वैल्यू है वो हम लोग यूज करते हैं सीजीएस यूनिट में, ठीक है। ये उस टाइम की बात है जब तक हम लोगों ने एसआई यूनिट, एमकेएस मतलब, ठीक है, वो सब डिसाइड नहीं किए थे। तब के जमाने में लोग अपने हिसाब से कुछ भी यूज करते थे। तो हम लोग इस चैप्टर में जो भी मैक्सिमम कैलकुलेशन देखेंगे वो सीजीएस में किए हुए हैं। तो सीजीएस में हम लोग के की वैल्यू क्या यूज करते हैं? 1। तो 1 यूज करेंगे, ठीक है, लिख दो। इधर तक कोई दिक्कत? ओके। हाँ, ये सब में तुम लोगों को लिंक ज्यादा लगेगी नहीं है, बिकॉज भैया मतलब फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कनेक्टिविटी कम लगेगी, बट ठीक है, बाद में बोर्स ईयर एक बार स्टार्ट हो जाएगी तो मतलब लॉजिक समझ में आ जाएगा क्यों पढ़ रहे थे, उसमें ये सब यूज होगा। नेक्स्ट, अब इसके बाद 6th इज काइनेटिक एनर्जी गेन्ड। लिखो, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय अ चार्ज्ड particle accelerated by potential difference of, potential difference पूरा लिखना पड़ेगा, potential difference of V volts is given by, okay, अब ध्यान देंगे। देखो ये हमारी एक ट्यूब, इस ट्यूब के अंदर मैंने क्या लगा दिया? ये दो, अरे बताओ बे, इलेक्ट्रोड। एंड दोनों इलेक्ट्रोड को किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ये वाला नेगेटिव बन जाएगा, ये वाला पॉजिटिव। नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं? कैथोड या एनोड? कैथोड। पॉजिटिव वाले को, एंड इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल है Q, ठीक है। लेट अस से दिस Q इज -1e, ठीक है। इस चार्ज पार्टिकल का चार्ज है -1e और मैंने बैटरी ऑन कर दी। क्या लगता है ये -1e का चार्ज कहाँ पे भागेगा? प्लस के पास या माइनस के पास? प्लस के पास भागेगा। अब जैसे ही ये प्लस के पास भागना स्टार्ट करेगा, मींस इट विल गेन सम व्हाट, विच एनर्जी? ये समझे, इसमें कोई डाउट? तो द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय दिस चार्ज पार्टिकल दैट वी नीड टू कैलकुलेट, ठीक है। ओके, अब इसका फॉर्मूला चलो भाई देखो, एनर्जी इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, एनर्जी इज इक्वल टू, एक मैंने चार्ज -1e का यूज किया एंड दूसरा मैंने चार्ज -5e का यूज किया, कौन सा तेज भागेगा? -5e, बराबर, बिकॉज इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी। हाँ, ये एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी है, भूलना मत, ठीक है। तो इज इक्वल टू Q। अब बैटरी ध्यान दो भाई, एक मैं 1 वोल्ट की बैटरी यूज करने का सोच रहा हूँ
दूसरी 10 वोल्ट की बैटरी यूज करने का सोच रहा हूं, ठीक है। विच वन विल हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, 1 वोल्ट या 10 वोल्ट ना। 10 वोल्ट बैटरी की पावर अगर बढ़ा दूंगा, वोल्टेज अगर बढ़ा दूंगा तो वो ज्यादा फास्ट मूव करेगा, समझ में आ रहा है। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। फॉर्मूला समझ पा रहे हो, लिख दो, एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। चलो बढ़े आगे, ओके। हाँ अब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो लिखना स्टार्ट करो। क्वेश्चन इज फाइंड energy gain when a charged particle carrying 1 e charge is accelerated by a potential difference of 1 volt। आया आंसर कितना? अब 1 आ रहा है, यूनिट के साथ बताया करो, यूनिट क्या आएगा। हाँ, तो यहाँ पे दिक्कत है, तो ध्यान दो, एग्जाम में यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो तुम लोगों का आंसर 1 करेक्ट है, बट वो विदाउट यूनिट कुछ इसका मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। तो एनर्जी इज इक्वल टू Q into V. Q is 1 E and V is 1 volt. तो आंसर बन रहा है 1 EV। EV मतलब हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पढ़ा है ना कभी सुना तो होगा ही, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये किस चीज का यूनिट है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये किस चीज का यूनिट है? एनर्जी। अरे एनर्जी निकाल रहा है ना पापा, देखो तो किसका यूनिट है? एनर्जी का, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, लिखना नोट EV और इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। व्हाट इज द कॉमन यूनिट ऑफ एनर्जी या फिर SI यूनिट ऑफ एनर्जी? जूल्स, बराबर। अब इसे हम लोगों को जूल्स में कन्वर्ट करना है, समझ में आ रहा है। तो यूनिट कन्वर्जन ध्यान देंगे। 1 EV, हाँ पहली बात, 1 जूल इज नथिंग बट 1 कूलम वोल्ट। ये तुम लोगों ने पढ़ा नहीं होगा तो याद रखना, ठीक है, ये फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। 1 कूलम वोल्ट, कूलम इंटू वोल्ट बनाता है जूल्स, ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ, हम लोगों को EV को जूल्स में कन्वर्ट करना है। अब EV में पहले से V है, तो V को कुछ करने की जरूरत है क्या? चेंज क्या करना पड़ेगा? हाँ बराबर, E को चेंज करना पड़ेगा। E को किस में कन्वर्ट करना है? C में। C मतलब कूलम। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 1E एंड कूलम्स? हाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। तो सिंस 1E is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। जस्ट मिनट, ओके। सो आया किसी का आंसर? कितने जूल्स? तुम लोग खुद से ऐसे कुछ कर रहे नहीं हो, अरे बता के तो गया था ना, मतलब ये इतना। तो अब जस्ट यू हैव टू पुट 1E as this much coulomb and V is already there. तो 1 electron volt is equal to how many joules? 1.6 into 10⁻⁻19 ही हो रहा है, ठीक है। तो देखो 1 EV is equal to 1.6 into 10⁻⁻19। अब E को मैंने C में कन्वर्ट कर दिया, बट V उससे तो मुझे कुछ दिक्कत थी नहीं, तो वो V एज इट इज रहेगा, एंड विच इज इक्वल टू दीज मेनी जूल्स, समझा? ओके। तो 1 EV is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 joules, लिख दो। नेक्स्ट,
अब एक क्वेश्चन करने वाला है, फाइंड चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, 1 मोल मतलब कितना है? 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? स्कूल में पढ़ा होगा, कुछ तो पढ़ा ही होगा। हाँ 6 पॉइंट नहीं कुछ तो और बड़ा है, 6.023 इंटू 10⁻³ ये पढ़ा है तुम लोगों ने। ओके, तो याद रखना 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। एक्चुअल 0. मतलब 6.022 रहता है। स्कूल में तुम लोगों को वो 23 वो 2 बार रिपीट होगा तो याद होने में इजी होगा ना बे, इसलिए तुम लोगों को 23 लिखा के देते थे। बुक्स में भी वही था, 10 तक थोड़ा इजी, बट एक्चुअली में वो 22 रहता है, ठीक है। तो 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ध्यान देंगे। इसमें वी नो दैट चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन? 10⁻⁻19 यूनिट coulombs, and they are asking charge on 1 mole. 1 mole means how many 6.022 into 10⁻²। तो चार्ज ऑन 6.022 into 10⁻23 इलेक्ट्रॉन विल बी हाउ मच? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई बाद में बताया था, वैसे करो क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लिकेशन आता होगा, 16 का टेबल सबको आता है ना बे, 16 का टेबल यूज करो एंड सॉल्व करो। हाँ, एंड टेक दैट 6.022 एज 6। अगेन जो लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं सबजन, 6.022 को सिर्फ 6 लेंगे, 6 कैलकुलेशन ज्यादा इजी हो जाएंगे ना, तो सिर्फ 6 लेना। ओके, बढ़े आगे। नेक्स्ट, अब ध्यान देंगे तो यहां पे यू आर गेटिंग आंसर एज approximately 96,000 if I'm not wrong। इसका यूनिट क्या आएगा? कूलम्स। इसका एग्जैक्ट आंसर जो है ना, ये अप्रॉक्स आंसर तुम लोगों ने निकाला, अप्रॉक्स। इसका एग्जैक्ट आंसर जो है ना वो आता है 96,487 कूलम्स। चलेगा? 96,487 कूलम्स, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। बट ये याद रखना नंबर इजी है। देखो भाई, ये 1 मोल जो है ना, ये बहुत कॉमन टर्म है, ठीक है। हम लोग केमिस्ट्री में बहुत बार 1 मोल यूज करते हैं, तो इसको याद रखना है हम लोगों को। 96,487 ये इजीली याद हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, नहीं होता, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। हाउ टू राउंड इट ऑफ, मतलब इसका राउंड ऑफ क्या आएगा? हाँ 96,500 बराबर। तो इसको राउंड ऑफ करके हम लोग लेते हैं 96,500 कूलम। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट टाइम किसी ने अगर तुम लोगों को पूछा चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाउ मच, तो तुम लोग क्या बोलोगे? 96,000। समझ में आ रहा है? ये राउंडेड ऑफ वैल्यू है एंड इसे हम लोग एक नए यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, विच इज इक्वल टू 1 फैराडे। 1F इज 1 फैराडे, ठीक है। दिस इज द राउंडेड ऑफ वैल्यू। ये समझे? तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कूलम्स इज हाउ मच? 96,500 कूलम्स। एंड चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन फैराडे इज हाउ मच? 1 फैराडे। तो इन टर्म्स ऑफ फैराडे, चार्ज ऑन 2 मोल इलेक्ट्रॉन, नहीं इन फैराडे 2 फैराडे, 5 मोल इलेक्ट्रॉन 5 फैराडे, 10 मोल इलेक्ट्रॉन 10 फैराडे। समझ में आ रहा है? ओके, अब यही चीज आगे क्वेश्चन वापस अभी ऊपर वाले एनर्जी वाले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन, फाइंड एनर्जी गेन्ड व्हेन 1 मोल इलेक्ट्रॉन is
एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट। चलो 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट से एक्सेलरेट किया, ठीक है, करो। तो अभी तुम लोगों को डायरेक्ट 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट तुम लोग पुट कर सकते हो, कर दो। हो गया, ओके। अब तो यहां पे एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, ठीक है, वेयर क्यू इज 96,500 कूलम इंटू 1 वोल्ट विच इज इक्वल टू 96,500 यूनिट क्या आएगा, हाँ जूल्स, ठीक है। अगर इसको किलो जूल में पूछा रहता तो 96.5, ठीक है, ओके। बट अगर मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन, तो उसका कितना आता है 1 eV, ऊपर हम लोगों ने किया था एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एंड 1 मोल के लिए कितना आ रहा है 96,500 जूल्स, बराबर। तो एक ट्रिक बना के रख रहे हैं, ये यूनिट कन्वर्जन नहीं है, एक ट्रिक है। ट्रिक इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96.5 किलो जूल पर मोल। ये समझ में आ रहा है क्या? अगर तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मोल्स के टर्म्स में लेके जाना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मोल्स के टर्म्स में लेके जाना है, तो क्या करोगे 96.5 किलो जूल से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, ओके। ये ट्रिक है सिंपल सी, जो बहुत जगहों पे काम आती है, ठीक है। नेक्स्ट एक और एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन इज फाइंड एनर्जी gained when 10 particles carrying charge 2e are accelerated by 5 volt, ठीक है, in joules। ध्यान देंगे, पहले एनर्जी का अपना फॉर्मूला क्या है Q इंटू वी, बट यहां पे एक चेंज आ गया। अब यहां पे कितने चार्ज पार्टिकल्स है 10 है, तो यहां पे हम लोगों को एक n से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वेयर n इज व्हाट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। जब Q इंटू वी कर रहे हैं तो हम लोग एक पार्टिकल के लिए निकाल रहे हैं, समझ पा रहे हो, बट अभी हम लोगों को क्या कर रहे हैं 10 पार्टिकल्स के लिए निकालना है, तो क्या करेंगे n इंटू क्यू इंटू वी, वेयर n इज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। निकालो, पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मुझे आंसर बताना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आ रहा है? करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 100 आ रहा है, एंड फिर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट कर दो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10⁻⁹ ऊपर लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट उसको कन्वर्ट कर दो, इजी हो जाएगा। चलो हो गया। नेक्स्ट, अब इसके बाद इधर तो कोई दिक्कत। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। हेडिंग लिखो, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। चलो ध्यान देंगे, तो एटम का सिंबल कैसे लिखा रहता है? तो कोई भी एक सिंबल x, नीचे उसके रहता है एक नंबर z एंड ऊपर रहता है एक नंबर a, वेयर a इज व्हाट एटॉमिक मास एंड z इज व्हाट, ठीक है। फिर बाद में इनको तुम कैसे भी लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, एंड ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तुम्हें जैसे चाहिए वैसे लिखो, बट हमेशा नीचे वाला नंबर क्या रहेगा एटॉमिक नंबर, एंड ऊपर वाला हमेशा क्या रहेगा
ये याद रखना, समझ में आ रहा है। एंड मोस्ट कॉमनली सबसे पहले वाली यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे उसका एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास लिखा हुआ रहता है, ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ Z is atomic number and A is atomic mass, बराबर। सॉरी, Z से दूसरी कौन सी चीज पता चलती है? हाँ, क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो Z से सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चलता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू Z। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो डिफर कर सकते हैं, कैसे वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू Z, ठीक है। तो हाँ, तो Z रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। एटॉमिक मास में क्या रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये सबको पता है। ओके, तो एटॉमिक मास इज नथिंग बट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बराबर। तो वी नो दैट A atomic mass is proton plus neutron, तो number of neutron is equal to A minus P, and P is what? Z. तो number of neutron is nothing but A minus Z। ये तुम लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा है मेरे ख्याल से। अब एक लास्ट चीज, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, क्या बच गया? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के लिए डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं, जो हम लोग बाद में क्वेश्चन करेंगे तब एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज Z माइनस चार्ज, ठीक है। ये जब क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे, बट अभी के लिए Z माइनस चार्ज, ठीक है, लिख दो। ओके, अब देखो क्वेश्चन। सब्सटेंस, उसके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ध्यान देंगे। लेट से तुम लोगों को Na दे दिया, Na, ठीक है। एटॉमिक नंबर 23, नंबर ऑफ एटॉमिक मास 23 एंड एटॉमिक नंबर 11, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हाँ, अपर नंबर माइनस लोअर नंबर, ठीक है, A माइनस Z, ऊपर वाला नंबर माइनस नीचे वाला नंबर, कितने आएंगे? 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज है क्या कुछ इसके ऊपर? नहीं, तो Z माइनस चार्ज 0 है, तो Z 11 माइनस 0 11, ठीक है। अभी के लिए चार्ज नहीं देख रहे, नॉर्मल दिख रहा है। ऐसे 10-12 एग्जाम्पल तुम लोग कर लोगे, ओके। तो Mg 12 24, कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 14, ऑक्सीजन 8 16, नाइट्रोजन 7 15, कार्बन 6 14, कार्बन 6 13 एंड आई गेस इतने बस हो जाएंगे। ओके, ये पहले इतने करो। अभी तक हम लोग चार्ज के ऊपर नहीं पहुंचे, चार्ज स्पीशीज बाद में करेंगे, अभी नॉर्मल, ठीक है। इनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है, क्योंकि कुछ चार्ज है क्या? नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बोथ आर इक्वल करो। अरे हाँ, नहीं, चार्ज वाले भी कुछ तो ले ही लेते हैं, चलो। तो फिर इसके बाद अब अगर ये हो गए रहेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट देखो, N3 माइनस N7 14 माइनस 3, O 8 16 माइनस 2, F 9 19 minus 1, neon 10 20, sodium Na 11 23 plus
mg 12 24 plus 2 al 13 27 plus 3। ओके, अब ये चार्ज वालों में ध्यान से देखो भाई। पहली बात तो इनिशियल वाला एकदम सिंपल है, 7 14 माइनस 7 कितना होता है 7। अब इसके पहले ऊपर भी नाइट्रोजन का एग्जांपल लिया था, तभी वापस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 7 ही आए थे, बट अभी इसमें एक चार्ज ऐड हो गया है ना भाई। जब कभी चार्ज ऐड होता है तो -3 मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड किए या इलेक्ट्रॉन निकाले, ऐड किए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 रहता है, तो -3 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए। 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो पहले से 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें और 3 ऐड किए, कितने हो गए 10 हो गए। बट इतनी झंझट लेने की जरूरत नहीं है, क्या करने का, z क्या है यहाँ पे 7 माइनस चार्ज कितना है -3, माइनस माइनस प्लस, तो 7 + 3 10, तो अपने आप आंसर 10 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब यहां पे वापस 8 16 माइनस 8 8 8 माइनस 2, समझे। या फिर ये सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है Z 11 माइनस +1 कितना आएगा 10। ये समझा, 11 माइनस 1 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले, समझ में आ रहा है। प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करना है कि रिमूव करना है, रिमूव करना है, समझे, तो अपने आप को माइनस हो जाता है। ठीक है, करो ये अगले वाले एग्जांपल्स। नेक्स्ट, बढ़े आगे। अब देखो, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, हाँ ये नए पेज पे नहीं करते, इसके बाद हम लोग देखेंगे, इन सबके आंसर तुम लोग लिखे हुए हैं ना, ओके। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं आइसो सीरीज। ठीक है, आइसो सीरीज में हम लोग 3-4 चीजें देखने वाले हैं। पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोटोप्स। ठीक है, इन सब की डेफिनेशन तुम लोगों को पता होगी। मुझे बताओ, आइसोटोप मतलब सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। ओके, तो मैं इधर शॉर्ट में लिख के दे रहा हूं। ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर मतलब क्या सेम है इनका, Z सेम है, Z सेम, ठीक है, बट क्या डिफरेंट है, A डिफरेंट है, A डिफरेंट। ठीक है, आइसोटोप के बाद दूसरा आता है आइसोबार। आइसोबार बताओ, आइसोबार में क्या डिफरेंट होता है, क्या सेम रहता है। आइसोबार नहीं पढ़े, ओके। तो आइसोबार्स हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इनका मास सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। समझ में आ रहा है। तो A सेम, Z डिफरेंट। ठीक है, उसके बाद आते हैं आइसोटोन। थर्ड आइसोटोन। आइसोटोन में ये N आता है, ऐसे याद रखना, आइसो मतलब कांस्टेंट, N मतलब न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आइसोटोन मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। समझ में आ रहा है, इनमें N सेम रहता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये सेम रहता है। ए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब क्या है, क्या सेम रहेगा, मतलब व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ क्या, A माइनस Z। तो यहां पे A माइनस Z ये सेम रहता है, कुछ समझ पा रहे हो। A माइनस Z सेम रहता है बट A खुद डिफरेंट रहता है एंड Z भी डिफरेंट रहता है। A और Z दोनों डिफरेंट रहता है बट A माइनस Z सेम रहता है। दिमाग में कुछ घुस रहा है, नहीं घुस रहा होगा तो एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। एंड लास्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसके नाम में पूरा एकदम अच्छे से लिखा हुआ है। आइसो मतलब क्या है, कांस्टेंट या फिर सेम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब हाँ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे सेम क्या रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम रहता है बट A डिफरेंट एंड Z डिफरेंट। ठीक है, अब तुम्हारे पास यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल है। देखो एग्जाम में तुम लोगों को ऐसे ही मतलब 10-12 एग्जाम्पल दिए रहेंगे। ठीक है, हम लोगों ने भी यहाँ पे 10-12 तो सॉल्व कर ही लिए रहेंगे। एंड फिर बाद में वो पूछेंगे आउट ऑफ दीज हाउ मेनी आर, हाउ मेनी
तुम लोगों को भी हाउ मेनी नहीं बताना है, तुम लोगों को एक एक एग्जाम्पल मुझे बताना है, बट हाउ मेनी आर आइसोटोप्स, ठीक है। तो फर्स्ट आइसोटोप्स, ठीक है। यहां से बाजू से एग्जाम्पल तुम लोग मुझे ढूंढ ढूंढ के बताओ, ऐसे एग्जाम्पल जहां पे Z सेम है बट H डिफरेंट है। हाँ, कार्बन का कौन सा कार्बन 6 12 एंड दूसरा 6 14 दिया है मैंने, दिख रहा तो नहीं मुझे 13 दिख रहा है। ए एग्जाम्पल में से बताओ भाई, यहाँ से 14 दिया है कहाँ पे? अच्छा कार्बन 14 भी है, ओके ठीक है गुड। चलो कार्बन 6 14, उसके बाद ओके नाइट्रोजन का क्या दिख रहा है? ओके 7 14 एंड 7 15, और कुछ है क्या? इतना ही है, ठीक है, इनमें इतना ही है, ठीक है। इसके अलावा और भी आइसोटोप आ सकते हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, ठीक है। ऑक्सीजन का भी रहता है, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, पहले लिख के दिया हुआ है लास्ट लेक्चर में, समझ में आ रहा है? ओके, तो और भी रह सकते हैं, बट एग्जाम्पल में से अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये इधर दिए रहेंगे, तुम लोगों को सॉल्व करके यहाँ पे निकालना होगा, ठीक है। आइसोटोप्स के बाद दूसरा आइसोबार, बताओ भाई आइसोबार का कोई एग्जाम्पल दिख रहा है क्या? आइसोबार्स, ए जल्दी बताओ भाई। हाँ क्या? कार्बन नाइट्रोजन। ए आइसोबार में एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक मास मतलब ऊपर वाला नंबर, ऐसी चीजें जिनके ऊपर वाले नंबर मैच कर रहे हैं। देखो भाई दो है आई गेस, एक है कार्बन 6 14 एंड दूसरा है नाइट्रोजन 7 14, दिख रहे क्या? दीज टू आर आइसोबैरिक इन नेचर, फॉलोड, पक्का। नेक्स्ट, अभी हम लोग यहां से ही ढूंढ रहे हैं, इनके और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल कैल्शियम एंड आर्गन, दोनों का एटॉमिक मास जो है वो 40 रहता है, कैल्शियम का भी 40 रहता है, आर्गन का भी 40 रहता है, ठीक है। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल रहेंगे, बट एग्जाम में तुम लोगों को इनमें से ही, मतलब ऐसे जो बाजू में दिए रहेंगे उनमें से ढूंढना है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड आइसोटोन, बताओ ऐसी चीज है जिनका A माइनस Z सेम है। सोडियम मैग्नीशियम, वेरी नाइस। रुको पहले ये लिख देते, 11 23 एंड Mg 12 24, किसी ने तो वहां पे भी सही बोला। ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का कौन सा? 8 16 एंड नाइट्रोजन का 7 15, ओके गुड। फ्लोरीन नियॉन, परफेक्ट। फ्लोरीन 9 19 एंड नियॉन 10 20, ठीक है। हाँ, और कार्बन ऑक्सीजन, वेरी नाइस। कार्बन कौन सा वो बताओ? कार्बन 6 14 एंड ऑक्सीजन 8 16, ये दिख रही है इनके डिफरेंस, सॉल्व किया हो ना मैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसलिए वो सब ढूंढने बोले थे ना वो, उसमें तुम लोगों को सिर्फ सेम वाले ढूंढ के देने हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो इधर वाले, तुम लोग भी ढूंढो जरा, क्या कर रहे हो? बुक बंद करके, अभी शर्म आती है साले। हाँ, सॉल्व किया है कि नहीं किया है? कुछ किया है ना, मतलब ये अरे बेसिक चीज है यार, इसमें ही अगर तुम हार मान लोगे तो मतलब आगे क्या करोगे? ओके, इसके अलावा और कोई मिल रहा है क्या? कार्बन नाइट्रोजन, और कौन सा वाला? अच्छा 7 15 भी दिया है ना। हाँ, तो इसमें ही इन तीनों में और एक आइसोबैरिक स्पीशीज आ रही है 7 15, सही बोले, ठीक है। ये तीनों आइसोबैरिक है, तीनों के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 आएंगे, ठीक है। ओके, हो गए। अब इसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जो कि हम लोगों ने लास्ट में जो किए हैं वो है सारे एग्जाम्पल, ठीक है। तो फोर्थ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। चलो बताओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक के एग्जाम्पल्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के एग्जाम्पल यहां से, ये नाइट्रोजन से लेके ये एल्यूमिनियम तक सारे के सारे हैं, सब में 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दिख रहे हैं? पक्का, ओके। तो नाइट्रोजन 3 माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस, F1 माइनस, नियॉन Na प्लस, Mg2 प्लस एंड Al3 प्लस, ठीक है। लिख दो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, हेडिंग लिखेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट।
ओके, अब देखो इन केस ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, पहले तो दो साइंटिस्ट है, ठीक है। दो साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था न्यूटन, ठीक है। न्यूटन ने बोला लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो लाइट ये ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ठीक है, जिनको उन्होंने नाम दिया कॉर्पस्कल। क्या नाम दिया? कॉर्पस्कल। तो लाइट का एक नेचर है, कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर। समझ में आ रहा है? एंड पार्टिकल नेचर कौन से साइंटिस्ट ने बोला था? न्यूटन। उसके बाद और एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था यंग, एंड उन्होंने बोला लाइट हैज वेव नेचर। कौन सा नेचर है उनमें? वेव नेचर। मुझे बताओ तुम लोगों ने कौन सा साइंटिस्ट का नाम पढ़ा है? मतलब यंग का पढ़ा है या न्यूटन का पढ़ा है? न्यूटन। तो और ज्यादा फेमस भी उस टाइम पे कौन था? न्यूटन था। ग्रेविटी इन्वेंट की थी, मतलब डिस्कवर की थी, ठीक है। तो मुझे बताओ लोगों ने किसके ऊपर भरोसा किया? न्यूटन के ऊपर किया। तो बहुत सालों तक लोगों को क्या लग रहा था? लाइट के अंदर कौन सा नेचर रहता है? पार्टिकल नेचर रहता है और वेव नेचर नहीं होता। फिर बाद में तीसरे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने बोला कि नहीं, लाइट हैज बोथ द नेचर। बोथ द नेचर मतलब इट हैज पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। हेंस लाइट हैज विच नेचर? हेडिंग ड्यूअल नेचर। समझ में आ रहा है? तो लाइट को जब मन करे तब वो ऐसे वेव जैसे जा सकती है, एंड जब मन करे ऐसे पार्टिकल बन के सीधा ट्रैवल कर सकती है। अंतर समझ में आ रहा है? उसके ऊपर रहता है, उसकी इच्छा, जब जहां पे जैसे बिहेव करना है वैसे बिहेव कर सकती है। इसमें कोई दिक्कत? पक्का? तो अब पहली बात, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर क्या रहता है वो हम लोग पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर, सॉरी पार्टिकल नहीं, वेव नेचर is a continuous nature. Now what is the meaning of continuous nature? तो waves, ठीक है। तो लोगों ने समंदर में वेव आते हुए देखी है, कैसे आती है? पहले ऐसे मास ऐसे ऊपर जाती है, फिर मास ऐसे नीचे जाती है। समझ में आ रहा है? तो वेव्स की एनर्जी अगर मैं बोलूँ, लेट से कोई वेव एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई है, अब ऐसे एकदम ऊपर गई हुई वेव ऐसे धड़ाम करके नीचे आती है क्या? नहीं, बराबर उसकी एनर्जी कम होती है, वैसे धीरे नीचे आती है, बट कैसे आती है? ऐसे आराम से कंटिन्यूअसली नीचे आती है। तो कैसे होगा? वेव नेचर ऐसे कंटिन्यूअसली कम होते जाता है। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये ग्राफ है एनर्जी वर्सेस टाइम का, लेट अस से एनर्जी वर्सेस टाइम और समथिंग, ठीक है। एंड यहां पे अगर मैं एक बॉल रोल डाउन करूं तो ये बॉल ये हर एक पॉइंट को टच करते हुए आएगा कि नहीं आएगा? हर एक पॉइंट को टच करके आएगा। समझ में आ रहा है? मतलब वेव नेचर में ऑल द एनर्जी पॉइंट्स आर अवेलेबल, ठीक है, और एक्सेसिबल। वेयर एज पार्टिकल नेचर की अगर बात करें तो पार्टिकल नेचर इट इज अ डिसकंटिन्यूअस नेचर। पार्टिकल नेचर इज अ डिसकंटिन्यूअस नेचर, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या? तो इसमें ऐसे कंटिन्यूअसली नहीं होता, अचानक से फॉल आता है, ठीक है। तो अगर यहां पे एनर्जी वाइज हम लोग जाए तो लेट अस से कि ये एनर्जी लेवल 2 था, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है और ये 12 है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं एक बॉल रोल डाउन करूं तो ये कंटिन्यूअसली 12 से 11.9 11.8 ऐसे जा पाएगा क्या? नहीं, ये 12 से डायरेक्ट कहां पे जाएगा? 10 से डायरेक्ट कहां पे जाएगा? 8 से, 6 से 4, 4 से 2, 2 से। तो यहाँ पे हर एक एनर्जी पॉइंट को हम लोग टच कर पाएंगे क्या? नहीं। तो वेव नेचर का एनर्जी नेचर कैसा रहता है? कंटिन्यूअस नेचर। बट पार्टिकल्स का एनर्जी नेचर कैसा रहता है? डिसकंटिन्यूअस रहता है। ये पहला पॉइंट समझ में आ रहा है? ये हम लोगों को आगे यूज होगा, ठीक है। अगेन इसमें जल्दी लिंक नहीं लगेगी, धीरे धीरे मतलब हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे तुम लोगों को समझ में आने लगेगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान दो, पहले हम लोग वेव नेचर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब वेव नेचर, वेव नेचर प्रूव करने के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं यंग्स डबल
स्लिट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नाउ व्हाट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ध्यान दो। तो यंग जिन्होंने वेव नेचर लाइट का प्रूव किया, ठीक है, या फिर बताया कि लाइट में वेव नेचर है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया। उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, देखो। तो उन्होंने क्या किया, ही टुक अ स्क्रीन, ठीक है, एक स्क्रीन ली एंड उसके अंदर 2 छेद कर दिए, समझ में आ रहा है, स्लिट, ओके। अब ये एक्चुअली बहुत नजदीक नजदीक है, अभी यहाँ पे बताने के लिए थोड़े से दूर दूर बना रहे हैं, थोड़ा सा एक्चुअली और दूर बनाना चाहिए, अच्छा लगेगा। तो हाँ ठीक है, अब ऐसा कुछ लिया एंड इसके ऊपर लाइट फेंकी, ठीक है, यहां से एक लेजर लाइट यूज की, लेजर लाइट जिसमें एक ही कलर हो, ठीक है, लेट अस से कोई लाल या ग्रीन कलर की लेजर लाइट उन्होंने यूज की, ठीक है, ये ऐसे लेजर लाइट गई एंड यहां पे सामने एक स्क्रीन रखी। स्क्रीन मतलब ज्यादा कुछ फैंसी नहीं, तुम लोगों ने प्रोजेक्टर की स्क्रीन देखी होगी ना, या फिर ये व्हाइट कलर की दीवार, टॉर्च मारूंगा दिखता है ना उसके सामने, ओके। तो ऐसा कुछ किया, बताओ भाई क्या ऑब्जर्वेशन मिलना चाहिए, हाँ क्या मिलेगा सामने, स्क्रीन पे क्या दिखेगा, हाँ लेजर दिखेंगे, कितने दिखेंगे, 2 दिखेंगे, बराबर है कि नहीं। तो ऑब्जर्वेशन क्या मिलना चाहिए, ये ऐसा मिलना चाहिए और ये ऐसा मिलना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत, बराबर। तो इनको ये एक्सपेक्टेड था, ये देखना था, हाँ नहीं वो उतना सोचने का नहीं, वो डायग्राम में थोड़ा सा प्लस और माइनस, लेजर अभी बड़ा बनाऊंगा अजीब लगेगा ना, वो एक्चुअली दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। तो इट इज गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड देन पासिंग थ्रू 2 स्लिट्स, जैसा मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि ये बहुत नजदीक है, इट्स नॉट डाइवर्जिंग, इट इज गोइंग इन स्ट्रेट लाइन ओनली, ओके। तो इसमें कोई दिक्कत, तो कितने पॉइंट मिलने चाहिए, 2 पॉइंट मिलने चाहिए। बट जब उन्होंने देखा तो उनको ऑब्जर्वेशन में आया कि लाइट मिल रही है यहां पे। अब मुझे बताओ, इज देयर एनी वे दैट लाइट विल गेट ट्रांसमिटेड इन द सेंटर ऑफ द स्लिट्स, नहीं, बराबर। बट कहां पे मिल रही है, सेंटर में मिल रही है। ये सेंटर अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब सेंटर नहीं लग रहा है, देखो भाई ये लग रहा है सेंटर, ठीक है। तो उनको स्लिट्स कहां पे मिली, सेंटर में मिली। उसके बाद बाजू में कुछ नहीं था एंड फिर बाद में थोड़ी डिस्टेंस पे वापस लाइट थी, 2 3 हो गए, फिर वापस बाजू में कुछ नहीं था और थोड़ी डिस्टेंस पे वापस लाइट आ गई, फिर वापस बाजू में कुछ नहीं था और थोड़ी डिस्टेंस पे वापस लाइट आ गई। अब मुझे बताओ तुम्हारे पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन है क्या, तुम लोगों ने ऐसा कुछ कभी पहले पढ़ा है क्या, नहीं, ओके। तो अब देखो भाई, जब कभी ऐसे कुछ अजीबोगरीब चीज आती है तो हम लोग नेचर में ढूंढने लग जाते हैं कि ऐसा और किधर पैटर्न मिलता है क्या, ठीक है। और ऐसा पैटर्न एक जगह पे मिलता है, ऐसा पैटर्न तब मिलता है जब 2 वेव्स इंटरेक्ट करती है, ठीक है। 2 वेव्स जब एक दूसरे में ऐसे मर्ज होती है ना, तब ये पैटर्न बनता है, ठीक है। कैसे बनता है वो जरा समझते हैं। पहली बात, तुम लोगों ने वेव्स को देखा है, पानी के अंदर वेव्स बनाई है तुम लोगों ने, या फिर तालाब के अंदर पत्थर फेंका है, वेव कैसे आती है, हाँ सर्कुलर आती है, गोल 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 गोल, ऐसे एक गोल फिर वापस गोल, बड़ा बड़ा बड़ा, देखा है ना, ओके। अब तो लाइट भी अगर वेव नेचर दिखाए, ऐसे वेव फॉर्म में दिख रहा है, ये गोले पूरा एक बड़ा गोल बनेगा, बट अभी लाइट उतनी एरिया में है, ठीक है। एंड फिर बाद में ये वेव्स अगर ये 2 छोटे होल्स में से बाहर निकले तो कैसे वेव्स बनेंगी, छोटी छोटी वेव्स बनेंगी। ये समझ पा रहे हो, थोड़ा अजीब बन रहा है, मतलब थोड़ी मेरी वेव्स टेढ़ी बन रही है, बट ठीक है। अब वैसे ही यहां पे भी कोई दिक्कत, ठीक है। अब अगर तुम लोग बहुत अच्छे से देखोगे इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर और इधर है, ये देख पा रहे हो क्या, ये ब्लू डॉट ना, एंड फिर वो वहां पे आगे जाके दिखता है। या फिर इनका दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर किधर है, जो कि इधर दिख रहा है, ठीक है। या फिर इनका दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर किधर है, जो कि इधर आगे दिख रहा है, ठीक है। तो जहां जहां पे ये लाइट्स इंटरेक्ट कर रही है, ये वेव्स इंटरेक्ट कर रही है, वहां वहां पे तुम लोगों को
लाइट दिखेगी, समझ पा रहे हो? पक्का? ओके अब ये ऐसे देखने में इमेज वाइज मतलब डायग्राम वाइज तो बहुत बेकार और बहुत बोरिंग लगता है, ठीक है, तो हम लोग वीडियो देख लेते हैं, वीडियो से तुम लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। ये मेरा अकाउंट है, मेरा अकाउंट नहीं है ये। आज कौन बनाएगा फाइनल में जगह? टाटा आईपीएल क्वालीफायर 2 जीटी वर्सेस आरआर। ये कौन सा गेम है? वैलोरेंट है। नेक्स्ट स्किप। अब देखो मैं, हम लोग आ गए वीडियो में, थोड़ा पीछे जाते हैं। हाँ, अब ये एक्चुअली ये यहाँ पे बंदा यूंग का पेपर रीड कर रहा है। ये यूंग की हैंडराइटिंग में उन्होंने जो मतलब प्रूफ बना के दिया था सब कुछ एक्सपेरिमेंट का, वो सब टाइम पास घर पे जाके देखने का तुम लोग, ठीक है। अब देखो, हाँ अब ये देखो, ये वो बक्सा जो है ना वो डबल स्लिट का है, तो वहाँ पे ओपनिंग है, दिखाएगा वो, देखो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, बढ़ता है, हाँ ये रुको, हाँ अबे हाँ ठीक है, दिख रहे स्प्लिट्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, दिख रहा है ना? ओके वो एक एंड दो, ठीक है, एकदम क्लोज रहते हैं एंड वो प्रॉपर स्लिट रहता है, स्लिट होल नहीं, स्लिट हम लोग अभी वो 2 डायमेंशन में बनाएंगे तो ऐसे मुझे होल्स ही बनाने पड़ेंगे, बट वो ऐसे प्रॉपर स्लिट रहते हैं, ठीक है, दो वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसमें से लाइट पास होगी एंड फिर बाद में अंदर कुछ तो दिखेगा, ठीक है, एंड फिर अंदर क्या दिखता है वो दिखता है, तो वही वो लोगों को पूछ रहा है क्या लगता है क्या दिखेगा, ठीक है, लोगों के ऊपर फोकस मत करो भाई। हाँ ये देखो दिख रहा है। अब यहाँ पे लेजर लाइट यूज कर रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ पे सनलाइट, पहली बात तो सनलाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, तो इंटेंस ज्यादा दिख रहा है वो, ऐसे मैंने जैसे शार्प लाइन बनाई है ना वैसे शार्प लाइन नहीं आ पाएगी, बिकॉज सनलाइट बहुत ब्राइट रहती है ना भाई, इसलिए। प्लस सनलाइट के अंदर दुनिया भर के कलर मिक्स है, व्हाइट लाइट है ना भाई, तो वो व्हाइट लाइट से स्प्रेड होकर वो पूरा अपना रेनबो देती है, दिख रहा है, तो जिसकी वजह से वो एकदम शार्प बैंड नहीं दिख रहे हैं, बट तुम लोगों को थोड़ी सी आइडिया लग रही होगी सबसे ब्राइट इंटेंसिटी कहाँ पे दिख रही है, फिर बाद में बाजू में कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है, बट वो कलर सनलाइट की वजह से ऐसे मर्ज मतलब ये हो गया, क्या बोलते हैं उनको, स्प्रेड होने को नहीं, स्प्रेड को क्या बोलते हैं वर्ड, हाँ स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हो गया, हाँ बट उसको डायफ्रैक्ट नहीं आ रहा है, भूल गया, अभी नहीं आ रहेगा, छोड़ो, हाँ डिस्पर्स हो गया, हाँ डिस्पर्स हो गया, ठीक है, तो कलर डिस्पर्स हो गया, ठीक है। अगर एक ही लेजर लाइट यूज करोगे मस्त ऐसे डार्क बैंड आता है, मतलब ब्राइट बैंड आता है, एंड बाद में बाजू में कुछ भी नहीं दिखता, यहाँ पे दो बाजू में कुछ भी नहीं दिखता, फिर वापस लाइट कुछ भी नहीं, लाइट कुछ भी नहीं, समझे? तो ये कहाँ पे दिखना चाहिए, मतलब ये ऐसा बैंड वाला नेचर अपने को और कहाँ पे दिखता है बोला मैंने, वेव्स में दिखता है। अब वो वेव्स के साथ भी खेल के दिखा दे, ये तुम लोग घर पे जाके अपने बकेट में भी कर सकते हो घर पे, ठीक है, करते बैठना, रुको गया। हाँ देखो ये दो वेव्स इंटरेक्ट कर रही है, पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, ओके देखो वो दिख रहे मस्त है, इस बीच में कुछ भी नहीं है, हाँ आप देखो भाई, देखो यहाँ पे वेव दिख रही है सेंटर में, बट उसके बाजू में कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, समझ में आ रहा है? तो वेव्स एक दूसरे को काट देती है, इनको बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव, जहाँ पे वेव्स एक दूसरे में ऐड होती है ना उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दो वेव्स ऐड हो गई तो बड़ी वेव बनती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड यहाँ पे एक दूसरे के साथ वो सब्ट्रैक्ट हो गई ना, कैंसिल आउट हो गई, समझ में आ रहा है? इसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, मेरा काम नहीं है, बट एक ओवरऑल मतलब अभी एक्सपेरिमेंट पढ़ना है तो बताना तो पड़ेगा, ठीक है। तो वेव्स दो टाइप से इंटरफेयर कर सकते हैं, इंटरफेरेंस समझ में आ जाए ना, मिक्स हो सकती है, एक रहता है कंस्ट्रक्टिव, दूसरा रहता है डिस्ट्रक्टिव। वापस वेव्स दो टाइप में इंटरफेयर कर सकती है, एक रहता है, दूसरा रहता है कंस्ट्रक्टिव में वेव्स ऐड होते हैं कि सब्ट्रैक्ट, डिस्ट्रक्टिव में समझ में आ रहा है? वेव्स कैसे ऐसे दिखती है ना भाई, ठीक है, तो उनके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये समझ में आ गया, वो वहां पे बीच में क्यों पॉइंट मिल रहा है समझ में आ गया, ओके। वेव्स का इंटरफेरेंस ध्यान दो तो वेव्स कैसे इंटरेक्ट कर सकती है, इंटरफेरेंस, ठीक है। तो देखो ये वेव है,
इस वेव के साथ ये दूसरी वेव ऐड कर दी, दोनों के दोनों सेम फेज में है कि डिफरेंट फेज में है? अरे मतलब ये ऊपर और ये नीचे और नीचे, सेम फेज या डिफरेंट फेज? सेम फेज। समझ में आ रहा है? तो ऐसे चीजों को हम लोग बोलते हैं इन फेज वेव। ठीक है, अब ये इन फेज जब रहते हैं तब ये दोनों क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। ये समझ में आ रहा है? ऐसे हाँ, अटेंडेंस शीट पास करने देती है। ठीक है, ओके। अब इसमें ये समझ में आ रहा है, इन दोनों की इंटेंसिटी बढ़ गई, इसमें कोई दिक्कत? अब वैसे ही नेक्स्ट दूसरा, अगर दो वेव्स ऐसे इंटरेक्ट कर रही है, ऐसे और ये ऐसे, अब मुझे बताओ ये इन फेज है या आउट ऑफ फेज है? आउट ऑफ फेज है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है। अब देखो ना, ये दोनों जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला एक दूसरे को काट देंगे, ये नीचे वाला ऊपर वाला एक दूसरे को काट देंगे, तो क्या मिलेगा? हाँ, कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? इसे क्या बोलने का? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ पा रहे हो? एंड यहां पे भी वही हो रहा है, ये ब्राइट पॉइंट जो है ना, मतलब बीच में, वो क्या है? कंस्ट्रक्टिव है डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव, जहां पे लाइट दिख रही है, बट जहां पे लाइट नहीं दिखती उसको क्या बोलने का? डिस्ट्रक्टिव। समझ में आ रहा है? तो ये ऑल्टरनेट कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ऐसे पैटर्न बनाते जाती है, एंड ये नेचर वेव नेचर ही दिखा पाता है, इसलिए लाइट पजेस वेव नेचर। यंग का एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहा है? यंग ने ये बोला, प्रूव करके भी दिखाया, ठीक है, बट फिर बाद में न्यूटन ने क्या बोला? पार्टिकल नेचर। समझ में आ रहा है? एंड उस टाइम पे ज्यादा फेमस कौन था? तो लोगों ने किसके ऊपर भरोसा भी रखा? समझ में आ रहा है? न्यूटन ने पार्टिकल नेचर कैसे प्रूव किया वो सीखने के लिए टाइम है। ठीक है, अभी का टाइम हो रहा है? हाँ ठीक है, तो ये लिखने में मतलब 5-10 मिनट तो चले जाएंगे, 5 मिनट तुम लोगों को जल्दी छोड़ना तो बनता ही है। ठीक है, तो आज हम लोग रुक जाते हैं, ये लिख देना। ये इसमें कोई दिक्कत रहेगा तो पूछ लो भाई, पक्का। नेक्स्ट लेक्चर ये रिवाइज करके आना। हम लोगों को इसके बाद वेव्स की प्रॉपर्टीज पढ़ना है। लाइट वेव नेचर दिखाती है तो वेव्स की प्रॉपर्टीज भी पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ेंगे। एंड उसके बाद फिर पार्टिकल नेचर के ऊपर जाने वाले। समझ में आ रहा है? फिर बाद में ड्यूअल नेचर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सो विद दिस विल स्टॉप हियर, टिल देन बाय बाय।